अरे सर, स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर वन, जो कि एओपी की टैक्सेशन से पर्टेन करता है, एओपी के पार्टनर की टैक्सेशन से पर्टेन करता है, इसे रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन assume that the date today is 30th September 2024. Jamshed and Sultana are equal partners in Jamshed Chemicals, which is engaged in the manufacturing and supply of industrial chemicals. The following information has been extracted from the JC record for the year ended 30th June 2024. कह रहा है एक पार्टनरशिप है हमारे पास जमशेद केमिकल के नाम से, जिसके दो पार्टनर्स हैं जमशेद और सुल्ताना, और दोनों इस पार्टनरशिप फर्म के इक्वल पार्टनर्स हैं, और ये इंडस्ट्रियल केमिकल के बिजनेस में एंगेज्ड है, और ये इंडस्ट्रियल केमिकल के बिजनेस में एंगेज्ड है। 30 जून 2024 का हमें डेटा दिया हुआ है। हमारे पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का नंबर आ रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स 2.5 लाख अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। 2.5 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक का एक्सपेंस शामिल है। क्या करेंगे इसका? सर, टैक्स लॉ में तो प्रोविजन अलाउ होते ही नहीं है, डिसअलाउ कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड सैलरी ऑफ 4.5 लाख पेड टू ईच पार्टनर्स। सर, अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे करे तो पार्टनरशिप फर्म को ये सैलरी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ 325,000 पेड टू ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अकाउंट्स। सर, एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करे तो इस भी एक्सपेंस के तौर पे। अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज और कमीशन ये चीजें पे करती हैं तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक्सपेंस कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करके उसे रेंट दे रहा है तो फिर ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाएगा। फिर कहते हैं अदर इनकम इंक्लूड्स, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, अदर इनकम में ये शामिल है। नंबर वन, बैड डेट रिकवर ऑफ 2,25,000। अदर इनकम के अंदर 2,25,000 की बैड डेट की रिकवरी शामिल है, यानी कि 2,25,000 ऐसा इनकम रिकॉर्डेड है अकाउंट्स के अंदर। JC has previously written off a debt of rupees 4 lakh in June 22 and initiated a legal action against the debtor to recover it. Tax authorities allow a deduction of 3 lakh in tax year 2022. सर, पहले तो अदर इनकम में अकाउंट्स में 225 की इनकम शामिल है, इसे हटा देंगे। फिर सेक्शन 28 बेड डेट का सेक्शन रिकॉल करेंगे कि अगर 4 लाख रुपए का बेड डेट था, टैक्स वालों ने 3 लाख अलाउ कर दिए थे, यानी टैक्स वालों ने 1 लाख अलाउ नहीं किया था, और रिकवर हो गया 225, तो रिकवरी डिसअलाउड अमाउंट से ज्यादा हुई है, तो 125 की जो एक्सेस रिकवरी हुई है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर कहता है a net loss of 135,000 and net loss of 1,325,000 from an energy derivative contract. On 1st July 24, JC entered into this contract to purchase 300 barrels of crude oil from manufacturing various industrial chemicals, aiming to hedge against future price fluctuation. The contract set to expire on 30th June 2024 was sold before its scheduled settlement date, leading to the loss. क्या कह रहा है अदर इनकम में 13,25,000 का नेट लॉस शामिल है जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे है। 1 जनवरी 24 पे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 300 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल परचेस करने का। क्यों? फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स एम टू हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। द कॉन्ट्रैक्ट सेट टू एक्सपायर ऑन 30 जून वाज सोल्ड बिफोर इट्स सेटलमेंट डेट, लीडिंग टू द लॉस। क्या ये स्पेकुलेशन है? यस सर, ये आपके पास स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। अब स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस का हम क्या करते हैं? हम उसे सेपरेट ट्रीट कर रहे होते हैं। आगे कहता है ऑन 1st May 24 सुल्ताना विद जमशेद परमिशन मूव सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर टू हर रेजिडेंस फॉर पर्सनल यूज। कह रहा है सुल्ताना ने अपने पार्टनर की इजाजत से ऑफिस का कुछ फर्नीचर घर लेके चली गई। The market price of the furniture at that time was 2 million and the furniture was initially purchased on 1st July 21 for 1.6 million.
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन। सर पहले तो ये कंक्लूड करें, क्या ये डिस्पोजल है? यस सर, बिजनेस यूज है, पर्सनल यूज में लेके जा रहे हैं, डिस्पोजल है, तो गेन और लॉस की वर्किंग आनी चाहिए। तो ये एसेट कौन सा है? पर्सनल मूवेबल नहीं सर, पहले तो ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा था ना, तो पर्सनल कैसे हुआ? मूवेबल है लेकिन, पर्सनल नहीं है, मूवेबल है लेकिन, क्योंकि ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है ना, पर्सनल थोड़ी है। अब हम इसे घर लेकर चले गए, तो ये डिस्पोजल ऑफ मूवेबल एसेट हो गया। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर ना ये कैपिटल गेन है, ना ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ये तो डेप्रिशिएबल एसेट है। सर फर्नीचर डेप्रिशिएट होता है ना, फर्नीचर का रेट है डेप्रिसिएशन का, पता नहीं 10% या 15%। अगर एक ऑफिस में फर्नीचर इस्तेमाल हो रहा है तो वो तो डेप्रिशिएट होगा ना। अगर एक ऑफिस में फर्नीचर इस्तेमाल हो रहा है तो वो तो डेप्रिशिएट होगा, और वो डेप्रिशिएबल एसेट घर लेकर जा रही है, तो बिजनेस डेप्रिशिएबल एसेट का डिस्पोजल हो गया। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस की टैक्सेशन। समझ आ रहा है? मैं पर्सनल से डिस्पोज नहीं हुआ, बिजनेस से पर्सनल में गया है, बिजनेस से पर्सनल में गया है, और बिजनेस में वो डेप्रिशिएबल एसेट था, तो यहाँ तो डेप्रिशिएबल एसेट का डिस्पोजल हुआ। अब हमें फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सुल्ताना देवी, फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सुल्ताना देवी है। ऑन 1 जुलाई 23 साल के पहले दिन, सुल्ताना लेट आउट हर प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड जमीन का टुकड़ा है, इन द कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया टू हर ब्रदर इंपोर्ट हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख। कह रहे साल के पहले दिन सुल्ताना ने अपनी भाई को एक जमीन का टुकड़ा किराए पे दे दिया 1 लाख रुपए में। द प्रीवेलिंग फेयर मार्केट रेंट इन द एरिया वॉज 1,70,000 पर मंथ, जबकि इस लैंड का फेयर मार्केट रेंट कितना है? 170,000। क्या देना, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट। एडिशनली she received a non-adjustable deposit, non-adjustable deposit of 3 lakh. Another non-adjustable deposit of 1.5 lakh received from previous tenant in July 22 was refunded. सर 1.5 लाख का जितना टैक्स हो चुका, 3 लाख में से वो माइनस करके 10 सालों पे टैक्स करवा देंगे? ऐसा नहीं करेंगे। लैंड है सर। अब देखो ये वो सिनेरियो है कि तुम्हें आती है एक चीज, लेकिन तुम गलत करके आ गए। एक वजह थी, मैं तो इसको हाईलाइट ना करता, अंडरलाइन ना करता, मैं तो अंडरलाइन किया, 3 दफा बोला था प्लॉट ऑफ लैंड है ये। लैंड के केस में नॉन डिडक्टेबल अमाउंट टैक्स नहीं होता, कुछ भी नहीं करना है इसका, कुछ भी ना करने के मार्क्स से, कुछ कर दिया तो माफ कर दिएंगे तो वो टैक्स हो। प्रोफिट डिपॉजिट अगेंस्ट द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 2, in 21 Sultana received 2,000 shares of a foreign company Lucky International listed in USA from her friend Jamila as a gift. अभी आगे की बात नहीं रीड कर रहा। सुल्ताना को अपनी दोस्त जमीला से फॉरेन कंपनी के 2,000 शेयर्स मिले। सुल्ताना को अपनी दोस्त जमीला से फॉरेन कंपनी के 2,000 शेयर्स मिले एज अ गिफ्ट। क्या ये टैक्स होंगे? इनकम फ्रॉम, क्योंकि सुल्ताना की जो दोस्त है वो उसके रिलेटिव तो नहीं है, तो उससे अगर गिफ्ट मिला तो वो टैक्स होगा। लेकिन ये कब हुआ है? 2021 में। हाँ कह सकते हैं इंफ्लेक्शनरी। सर ये कब हुआ है? 2021 में। हम कौन सा रिटर्न बना रहे हैं? तो ये 2021 की बात थी, अभी रेलेवेंट नहीं हो गया होगा। आगे कहता है जमीला, जो उसकी दोस्त है जमीला, acquired these shares in 2018 for PKR equivalent to 45 per share while working in the US. The market value of the share at the time of transfer to Sultana was PKR 120. कह रहा जमीला ने ये शेयर्स 2018 में खरीदे थे 45 रुपए का, और जब अपनी दोस्त सुल्ताना को गिफ्ट किया तब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 120। तो जब सुल्ताना को मिला होगा तो 120 की फेयर मार्केट वैल्यू पे सुल्ताना के हाथों में टैक्स हुआ होगा एज अ गिफ्ट। 120 की वैल्यू पे सुल्ताना के हाथों में टैक्स हुआ होगा एज अ गिफ्ट। तो अब सुल्ताना के लिए कॉस्ट क्या होगी? 45, 120 या कुछ और? अब सुल्ताना के लिए शेयर्स की कॉस्ट बन गई 120। ऑन 1 जनवरी 24
Sultana disposed of these shares for PKR equivalent to 200 per share and paid equivalent amount of 82,000 taxes in US. कह रहा सुल्ताना ने ये 120 की कॉस्ट का शेयर 200 का बेच दिया, और ये कौन से कंपनी का शेयर था? फॉरेन कंपनी का। तो ये इसका कैपिटल गेन फॉरेन सोर्स इनकम है, और वहां पे 82,000 का टैक्स भी दिया है, तो ये सुल्ताना के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट की पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे कहता है सुल्ताना इज ऑल्सो रिनोन ऑथर and has written numerous books on the environmental pollution. She completed her latest work titled The Ocean of Plastic over a period of 2.5 years. In December 23, she received a lump sum payment of 5,04,000 as royalty for her latest work. सर ये तो हमने प्रोविजन पढ़ा है, इनकम एंड ऑफ ऑथर, इनकम ऑफ एन ऑथर, कि अगर आप कोई लिटरेचर या आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर काम करते हो और आपका वर्क ड्यूरेशन कितने से एक्सीड करे? 2 साल से 24 महीने से एक्सीड करे, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस अमाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, एक हिस्सा करंट ईयर में, एक हिस्सा तो पिछले साल में, और एक हिस्सा पिछले से पिछले साल में। लेकिन ये ऑप्शन था, कंपल्सन नहीं था, ये ऑप्शन था, कंपल्सन नहीं था। अब आते हैं रिक्वायरमेंट पे। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and rules made thereunder, compute under the correct head of income the total income, the taxable income and the tax liability of Jamshed Chemical and Sultana. Ignore minimum tax under section 113, turnover tax को इग्नोर कर दें। Show all relevant exemption, exclusion and disallowances, और जो जो चीज एक्सक्लूड करने उसको मेंशन जरूर कर दें। और डी में कह रहा है what other option is available to Sultana for taxation of a royalty income. अब देखो पार्ट ए में इसने रॉयल्टी का डेटा तो दिया, लेकिन पिछले 2 सालों का तो डेटा ही नहीं दिया। जब पिछले 2 सालों का डेटा नहीं दिया तो इसका मतलब है कि पार्ट ए को सॉल्व करते वक्त इसको पिछले 2 सालों पे टैक्स नहीं करवा सकता, पूरा 5,04,000 करंट ईयर में टैक्स करवाना होगा। लेकिन पार्ट बी में हमसे पूछ लिया कि भाई बता दो कि इसके पास क्या और ऑप्शन अवेलेबल है। रिवाइज कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, रिवाइज कंप्यूटेशन हम कर भी नहीं सकते क्योंकि पिछले 2 सालों का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। सर मैं ये समझता हूं 8 और 9 17 और 2 20 और 19 मार्क्स में से आसानी 12-13 मार्क्स उठाए जा सकते। मैं कुछ एडजस्टमेंट गलत भी कर दूं ना तो भी 12-13 मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए थे। 19 में से 20 कैसे आएंगे? एक दफा सवाल को खुद से रीड करें, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। ऐसे यहाँ देखे सॉल्व करते हैं इसे, और एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि जो हमारे एग्जाम के आंसर स्क्रिप्ट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अपने पास मेंशन भी यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट ए में हमसे कह रहा है कि आप जमशेद केमिकल और सुल्ताना, जमशेद केमिकल और सुल्ताना दोनों की टैक्स ईयर 2024 की इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। तो पहले हम जमशेद केमिकल की बात करते हैं। जमशेद केमिकल रेजिडेंट डीओपी टैक्स ईयर 2024, हमने नाम, स्टेटस और नेचर ऑफ पर्सन और टैक्स ईयर मेंशन किया। अब जमशेद की जब हमने इनकम देखी तो जमशेद की इनकम लार्जली हमें लग रही थी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस की है। सर अब इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सर पीबीटी से स्टार्ट करें या सेल्स के नंबर से स्टार्ट करें? पहले तो सवाल में देख लेना ये बात कि सवाल में कुछ कह तो नहीं रहा। ये मेरे अपने साथ हुआ है कि मैं सीए फाइनल का एडवांस टैक्सेशन का पेपर दे रहा था, 25 मार्क का कंपटीशन का सवाल आया था, मैंने पूरा सवाल सेल्स से सॉल्व कर दिया, पौना घंटा लगा दिया होगा। और पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद लास्ट में देखा तो लिखा हुआ था योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मुझे तो 25 मार्क का पेपर आता ही नहीं था, तो पेपर टाइम था, फिर मैंने वही सवाल दोबारा से किया और फिर पीपीटी से स्टार्ट किया। तो देख लेना कि यार सवाल में बताया नहीं है कि पीपीटी से करना है या कहां से का करना है। अभी सवाल में नहीं बताया, मार्क्स लूज हो जाएंगे मोस्ट लाइकली। सर आपने बताया कि कम से कम पेपर जो है 80 to 85 मार्क्स का सॉल्व करना है, ठीक है सर, टाइम में सॉल्व हो जाता है इतना?
यस, अगर हम लोग इतने सवाल पे पौना घंटा यानी कि आधा घंटा लगा रहे हैं सवाल। मैंने कंपटीशन के उस सवाल के अंदर पौना घंटा लगा दिया, 25 मार्क का सवाल था। मैंने जैसे पेपर रीड किया था ना, मुझे पता था कि यार इसमें से 20-25 मार्क का पेपर मुझे नहीं आता, तो मुझे 3 घंटे में 75 मार्क का पेपर करना था। तो इस वजह से वो जस्टिफाइड था। हाँ, लेकिन अगर आप एक सवाल कर रहे हो फिर दोबारा वो सवाल 40 मिनट लगा के दोबारा करोगे, तो ऑब्वियसली फिर वो पेपर 60-65 मार्क्स से ज्यादा का अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो आपने तो इसलिए तो कह रहा हूँ पहले ही रीड कर लेना ना। मेरी वाली गलती क्यों कर रहे हो? नई गलती करके आओ ना, पुरानी गलती क्यों करनी। खैर, तो हम पीपीटी से स्टार्ट करें, सेल्स से स्टार्ट करें? जहां से बोलेंगे वहां से सॉल्व हो जाएगा। पीपीटी से करें? उसने अगर बताया नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। सर हमारे पास सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 13,000। अब ये 13,000 नहीं है, ये 13,000 नहीं है, ये 13 मिलियन है। मैं टैक्स के पेपर में रिकमेंड करूंगा कि फुल फिगर में ही तुम लोग सॉल्व करना, अदरवाइज तुम लोग स्लैब रेट वगैरह लगाने में गड़बड़ कर जाओगे। तो टैक्स के पेपर में कोशिश करो कि अपने सोल्यूशन को फुल फिगर में सॉल्व करो। तो पीपीटी आ गया 13 मिलियन। इसके बाद पॉइंट नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स 2.5 लाख अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। अभी 2.5 लाख रुपए का एक्सपेंस एडजस्ट हुआ है, यानी कि पीपीटी कैलकुलेट करते वक्त माइनस हुआ है। तो हम इसे अंडू करने के लिए ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक 2.5 लाख। इसके बाद एक ही चीज प्रॉपर्ली रीड करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड सैलरी ऑफ 4.5 लाख पेड टू ईच पार्टनर। पेड टू ईच पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर कितनी ऐड करूंगा? 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। सर यहाँ कहीं नहीं लिखा ये 4.5 लाख मंथली अमाउंट है, बस 4.5 लाख, तो ये पूरे साल का अमाउंट है। और 2 पार्टनर है तो 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 9 लाख। फिर कहता है फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 325 पेड टू ईच पार्टनर। एड इंटरेस्ट टू पार्टनर 325 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 6.5 लाख। फिर कहता है अदर इनकम इंक्लूड्स। अदर इनकम इंक्लूड्स में पहले तो बेड डेट की रिकवरी की इनकम है, जो अकाउंट्स के लिहाज से इनकम है। तो पहले तो आप इसे लेस कर दें। अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से रिकवरी ऑफ बेड डेट कितना सर अमाउंट? 225। अब टैक्स के परस्पेक्टिव से आपके पास अगर एक्सेस या अंडर रिकवरी आ रही है तो वो टैक्स में या तो टैक्स हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगा। सर हमें 225 की रिकवरी हुई है, 4 लाख का बेड डेट था, और 4 लाख में से हमें 3 लाख पहले अलाउ हो गया था। 4 लाख का बेड डेट था, 3 लाख पहले अलाउ हो गया था, तो 1 लाख डिसअलाउ किया, तो डिसअलाउड अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख डिसअलाउ हुआ, लेकिन रिकवरी कितनी हो गई? 225 की, तो एक्सेस रिकवरी हुई है। 125 की जो एक्सेस रिकवरी हुई है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो जाएगी, और ये लेस हो। सही है। इसके बाद नेट लॉस ऑफ 125,000, ये स्पेकुलेशन लॉस था, तो इसे यहां से हटा दें। अब ऐड करें लेस करें? स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम का लॉस पीबीटी में एडजस्टेड है। ऐड करेंगे लेस करेंगे? सर ऐड करेंगे। देखो इनकम हटाने के लिए माइनस की जाती है, लेकिन यहाँ लॉस है तो लॉस तो माइनस हुआ होगा, तो हटाने के लिए ऐड किया जाए। फिर कहता है हमने एक फर्नीचर जो कि 1 जुलाई 2021 पे खरीदा था, एक पार्टनर को दे दिया। अब 1 जुलाई 2021 पे खरीदा था 16 लाख का,
लेकिन 2024 में दिया तो डेप्रिशिएट हो गया होगा, और 2024 में पार्टनर को दिया तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो ये डिस्पोजल हुआ। कितना? 2 मिलियन की कंसिडरेशन जो कि फेयर मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स डब्ल्यूडीवी। अब यहां पर टैक्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर। अब या तो वो वर्किंग यहीं कर लो या अलग जगह पे वर्किंग ले जाके करो। लेट से मैं अलग जगह पे ले जाके वर्किंग कर रहा हूँ। वर्किंग 1, 1 जुलाई 2021 पे इस फर्नीचर की कॉस्ट थी 1.6 मिलियन। सर फर्नीचर पे इनिशियल अलाउंस का रेट कितना है? फर्नीचर पे इनिशियल अलाउंस का रेट कितना है? सर फर्नीचर पे इनिशियल अलाउंस ही नहीं है। फर्नीचर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसिड ही नहीं है। मैंने पूछा फर्नीचर पे इनिशियल अलाउंस का रेट कितना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन पहले कौन से साल की कैलकुलेट होगी, 21 या 22 की? सर 1 जुलाई 2021 पे बाई किया, ये टैक्स ईयर 2022 है। तो 15% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। 16 लाख का 15%, 2,40,000। 2,40,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 30 जून 2022 पे डब्ल्यूडीबी आ जाएगी 13,60,000। फिर टैक्स ईयर 2023 में बी डेप्रिसिएशन अलाउ होगा पिछले साल 2,04,000। और फिर 1,156,000। ये हम आ गए 30 जून 2023 पे। फिर टैक्स ईयर 2024 में भी डेप्रिसिएशन अलाउ होगा 15%? नहीं, जिस साल डिस्पोज ऑफ कर दिया उस साल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। अब डब्ल्यूटीवी कैलकुलेट कर ली 1,156, और गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 मिलियन की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस 1,156,000। ये नंबर मैंने कैलकुलेट किया वर्किंग 1 में, तो आपको इस नंबर को रेफर करना पड़ेगा कि एग्जामिनर को बताओ ये 11,56,000 कहां से आया, जाके वर्किंग 1 में देख लो। सर फिर हम टोटल डेप्रिसिएशन किससे माइनस जैसे कंसीडरेशन अगर कॉस्ट से ज्यादा हो तो वो वाली बात इमोल प्रॉपर्टी के केस में थी। तो ये आ जाएगा कितना? 844, 844,000। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल आ गया 844,000। सर इसके बाद जो फर्दर इंफॉर्मेशन थी वो सुल्ताना की थी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। जरा करो सबको एटलेस। 13 लाख, 2.5 लाख, 9 लाख, 6.5 लाख, माइनस 2,25 प्लस 1,25, इवन 6869 कितना? 16,869 सही है। 16,869,000। अब हम प्रॉपर परसेंटेज करेंगे, कोई जुगाड़ू शॉर्टकट नहीं करेंगे। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, यही इसकी टोटल इनकम है, यही इसकी टैक्सेबल इनकम है। तो 16,869,000, 16,869,000, ये हमने टैक्सेबल इनकम तक कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद इसकी टैक्स लायबिलिटी। सर टैक्स लायबिलिटी के लिए हमें चाहिए होगा स्लैब रेट। तो मैंने आपके सामने स्टडी टैक्स ओपन कर दी है। स्टडी टैक्स में हमारे पास जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल और यूपी का स्लैब रेट है, हमारे पास 16 मिलियन की इनकम है। तो अगर मैं स्लैब रेट को देखूं तो वो चौथे वाले सबसे लास्ट वाले स्लैब में फॉल कर रहा है। कितना टैक्स है? 7,65,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। ये हो जाएगा
7,65,000 प्लस जी। माइनस करी सर एक चीज आपने मिस कर दी है, एक चीज हमने मिस कर दी यहाँ पे, बिल्कुल सही। एक चीज मैंने मिस कर दी है कि मैंने प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं दिखाया। तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमारे पास अगला आ जाएगा स्पेकुलेशन बिजनेस। और स्पेकुलेशन बिजनेस में हमारे पास नेट लॉस था कितना, 1325,000। अब स्पेकुलेशन बिजनेस एक ऐसा हेड है जो अपना लॉस दूसरों को सरेंडर नहीं कर सकता। तो हम इसको क्या करेंगे सर, हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फॉर 6 टैक्स ईयर्स। और टोटल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल इनकम हमारी 16,869,000 ही रहेगी। टैक्स लायबिलिटी आते हैं फिर से 7,65,000 प्लस 16,869,000 माइनस 4,000,000। जो भी डिफरेंशियल है उसमें लग जाएगा 35%। 5269। सर ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ गई 5269,150। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई। क्या यहां तक समझ आता है? क्या समझ नहीं आ रहा पूछो, इसके बाद कोई वर्कशॉप नहीं है। टैक्स लायबिलिटी सर हमें कोई चीज ना समझ आए हमें पूछनी है। पहले तो देखो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 16,869,000, 16,869,000। अब गए स्लैब रेट पे, तो हमारे पास ईयूपी का स्लैब रेट ही आ रहा है। हमें स्लैब रेट को अप्लाई करना आना चाहिए। स्लैब रेट में एक कॉलम में टैक्सेबल इनकम आ रही होती है, दूसरे कॉलम में रेट ऑफ टैक्स आ रहे होते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी इनकम किस स्लैब में फॉल कर रही है। हमारी इस सवाल में इनकम थी 16 मिलियन से ज्यादा। स्लैब को मैं देखूं तो पहला है वियर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, ये रेलेवेंट नहीं है। वियर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 8 लाख, ये भी रेलेवेंट नहीं है। ऐसे करते करते जब हम लास्ट में आए ना तो आखिरी था वियर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 4 मिलियन। तो ये रेलेवेंट है क्योंकि हमारी तो 16 मिलियन की इनकम है। अब इसमें टैक्स कितना है, इसमें टैक्स है 7,65,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। के 7,65,000 तो देना ही है, और 4 मिलियन से जितनी ज्यादा इनकम है उसमें 35% लगाना है। तो मैंने क्या करा कि 16 मिलियन में से 4 मिलियन माइनस किया, तो एक्सेस अमाउंट आ गया। एक्सेस अमाउंट पे 35% कैलकुलेट कर लिया। जो भी आया इस अमाउंट के अंदर 7,65,000 फिक्स ऐड कर दिया, तो ये 5269,150 बन रहा है। क्लियर है? सर टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब इसके बाद अगला हमारे पास सवाल का पार्ट था जिसमें हमें सुल्ताना की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। सुल्ताना रेजिडेंट इंडिविजुअल, हाँ उसको आप फ्रेश पेज से शुरू करो। टैक्स ईयर 2024। अब देखो सुल्ताना के हवाले से तुम्हें इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा सुल्ताना के पास इस पार्टनरशिप फर्म से भी तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो इसे भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, अदरवाइज मैं डेटा ही भूल जाऊंगा। तो वर्किंग टू में ही कर लेते हैं। ये पार्ट सेकंड पार्ट। सर शेयर ऑफ पार्टनरशिप कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा ये, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम कितनी है, 16,869,000। अब कोई कॉपी ना करे, यहाँ ध्यान से सुने सर, कोई कॉपी ना करो, अभी समझ लो। पहले इन्होंने हमें बताया था कि ये दोनों इक्वल पार्टनर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड बाय 2 कर दें। टैक्स लायबिलिटी माइनस करेंगे। अच्छा एक चीज अभी यहाँ मेरी गौर से सुनिएगा
ये जो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे हम माइनस करते हैं ना, ये जो टैक्स लायबिलिटी में यहाँ से माइनस करते हैं, ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग लॉ में एक ऐसा एरिया है जो कि ग्रे एरिया है। यानी लॉ में ये मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि पार्टनर का डिविजिबल शेयर कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी माइनस करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस करता हूँ कि डिविजिबल शेयर का मतलब है कि जो पार्टनर्स में डिवाइड हो सके। टैक्स तो पे कर दिया तो टैक्स तो पे हो गया, तो वो पार्टनर्स को डिवाइड नहीं हो सकता। तो बीइंग अ कंसल्टेंट, मेरा व्यू, मुर्तुजा कायद का व्यू ये है कि इससे टैक्स लायबिलिटी माइनस होनी चाहिए। लेकिन इस अटेम्प्ट का ही मैं सोल्यूशन देख रहा था, और आईकेप के कुछ रिसेंट अटेम्प्ट की मैं सोल्यूशन देख रहा था, उसमें आईकेप टैक्स लायबिलिटी को माइनस नहीं कर रहा। पुरानी अटेम्प्ट के तुम सोल्यूशन देखोगे ना 2017-18 से पहले के, उसमें आईकेप ने भी टैक्स लायबिलिटी को माइनस करने के बाद डिविजिबल शेयर कैलकुलेट किया। लेकिन पिछली 4-5 अटेम्प्ट में आईकेप ने अपनी ट्रीटमेंट में चेंज ये अडॉप्ट किया है कि आईकेप डिविजिबल शेयर कैलकुलेट करने के लिए इसे माइनस नहीं कर रहा। मैं इस लेवल पे तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम आईकेप से इस तरह को कोई फड्डा करो या आईकेप के ओपिनियन के खिलाफ जाओ या आईकेप की, क्योंकि देखो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो आपका पेपर रोक देगा। तो अभी उसकी हम बात मानते हुए, अभी हम उसकी बात मानते हुए एक्चुअली लीगली प्रैक्टिकली क्या होता है हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। हम आईकेपी ट्रीटमेंट को रखेंगे, हम वो काम करके आएंगे जिसमें हमें ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स या चैलेंजेस ना बर्दाश्त हो। तो ये थोड़ा सा अपने पास नोट कर लीजिएगा कि हम टैक्स लायबिलिटी को माइनस नहीं करेंगे। मैंने जितना सवाल आपको एओपी के टैक्सेशन के चैप्टर पढ़ाया और जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में करवाया उसमें मैं माइनस करता था। सीए फाइनल लेवल पे जब मैं एओपी की टैक्सेशन करवाता हूँ मैं उसमें भी माइनस करता हूँ और उनको समझाता हूँ कि इसके पीछे क्या केस लॉ के रेफरेंस है, उसके पीछे क्या लीगल बैकिंग है। लेकिन ऑब्वियसली कैप टू लेवल पे केस लॉस वगैरह आपको कोर्स का पार्ट नहीं होता है, तो हम अभी आईकेप की ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 16,869,000। अब इसे डिवाइड बाय 2 कर दो। नहीं, इसे डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट तो पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट के नाम पे ऑलरेडी ले जा चुके हैं। उसे ऐड करेंगे लेस करेंगे? लेस करेंगे। सैलरी एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कितना अमाउंट था सर? 9 लाख की सैलरी थी और 6.5 लाख का इंटरेस्ट था। 1,550,000। अभी हमारे पास नेट डिविजिबल इनकम आ गई कितनी? सर पिछले वाले में तो आपने इसको ऐड किया था, तो अब इसे लेस क्यों करने समझेगा। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट हुआ था ना, तो इसमें पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट माइनस हुआ है। टैक्स वालों के लिए वो अलाउड एक्सपेंस नहीं है, तो हमने इसे ऐड कर दिया डिस अलाउ करने के लिए। यानी कि इस टैक्सेबल इनकम में पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ गया है। अब हमने टैक्स वालों के परस्पेक्टिव से इनकम कैलकुलेट कर ली, अब हम पार्टनर को हिस्सा देने लगे। तो जब हिस्सा देने लगे तो हमने कहा भाई कुछ अमाउंट तो आप ऑलरेडी ले जा चुके हो ना, उस पर शेयरिंग रेशियो कैसे अप्लाई करेंगे? जो अमाउंट रह गया है उस पर शेयरिंग रेशियो अप्लाई होगा। पार्टनर के शेयर में आएगा ये भी अमाउंट, लेकिन शेयरिंग रेशियो इस अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होगा बल्कि इस अमाउंट पे अप्लाई होगा। कितना? 15391 15319,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं लेट्स से शेयर ऑफ सुल्ताना। तो सुल्ताना को कितना मिलेगा? सर सुल्ताना को 15319,000 का 50% मिलेगा क्योंकि इक्वल पार्टनर है। और सुल्ताना 4.5 लाख की सैलरी ऑलरेडी ले जा चुकी है, और सुल्ताना 3,25,000 का इंटरेस्ट ऑलरेडी ले जा चुकी है। तो ये सुल्ताना की टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी बन गया। ये समझ आ रहा है मैंने क्या काम किया है? सर सर अगर ऐसे करते ही करते हो फिर बात है। तो गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि फिर तुम इसके ऊपर 50% अप्लाई कर देते, जबकि एक्चुअली ये तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा, क्योंकि सैलरी और इंटरेस्ट तो वो ऑलरेडी ले जा चुके हैं। तो जो बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो अगर हम इस पे 50% अप्लाई करके इसे ऐड कर देंगे तो वो कैलकुलेशन की ही मतलब खराब हो जाएगी। 8435 500 या 000? सही है। अच्छा बाकी कैलकुलेट छोड़, तो कॉपी करना, यहाँ देखो
सर 1689,000 का 50% ले। तो सेम ही आएगा। सर ये तो सेम ही आ रहा है, सेम सैलरी से हम लेगा लेट्स क्या तो फिर ये मेहनत क्यों की? सर ये हमेशा सेम नहीं आएगा। इस सवाल में इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि इनका पार्टनरशिप रेशियो भी इक्वल है और सैलरी और इंटरेस्ट भी इक्वल लेके जा रहा है। अगर इनका पार्टनरशिप रेशियो इक्वल ना होता या पार्टनर की सैलरी की अमाउंट डिफरेंट होती, फिर ये सेम नहीं आता। तो कभी भी शॉर्टकट अप्लाई मत करना, पहले सैलरी और इंटरेस्ट माइनस कर देना, इस अमाउंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अप्लाई करना और फिर सैलरी और इंटरेस्ट अलग से ऐड करके रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। सर वर्किंग टू में हमने शेयर ऑफ यूपी कैलकुलेट कर लिया, वापस से आते सुल्ताना की वर्किंग के ऊपर। सुल्ताना के हवाले से हमें पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि 1 जुलाई 2023 पे सुल्ताना ने अपना जमीन का एक टुकड़ा अपने भाई को किराए पे दिया 1 लाख रुपए पे। मंथली किराया फेयर मार्केट रेंट 1,70,000 था। अपने भाई से 3 लाख रुपए का नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट लिया है। ये कौन से हेड की इनकम है? सर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास रेंट। रेंट होगा हायर ऑफ एक्चुअल, दैट इज 1 लाख, और फेयर मार्केट रेंट दैट इज 170। सर इन दोनों का हायर आ गया 170। किस दिन हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी? सर हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी है 1 जुलाई 2023 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करो जरा, कितना आ रहा है? 20,40 हाँ 20 लाख। सर इसके बाद हमारे पास नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट था, तो नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट हमारी अंडरलाइंग प्रॉपर्टी लैंड है, इससे टैक्स नहीं करना। तो हमारे पास अमाउंट चार्जेबल आ गया 2040,000, 2040,000। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमें कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है? मैं सवाल में कोई एक्सपेंसेस दिए मैं नहीं सर, सवाल में तो कोई एक्सपेंस दिया हुआ नहीं है, लेकिन 1/5 ऑफ द रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अंडरलाइंग प्रॉपर्टी लैंड है। तो यही हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गई, यही हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गई। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि उसे अपनी दोस्त जमीला से 2000 शेयर्स मिले थे 2021 में, जिसकी कॉस्ट 120 रुपए हो गई थी। फिर 2024 में 1 जुलाई 2024 पे हमने वो शेयर्स 200 रुपए के बेच दिए। तो ये हमारे पास फॉरेन सोर्स इनकम कैपिटल गेन है। सर कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट लिखें या डायरेक्ट गेन कैलकुलेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 2000 शेयर्स जो हमने 200 के बेचे, हमारे लिए कॉस्ट थी 120, 1,60,000। तो 1,60,000 रुपए का हमारे पास कैपिटल गेन और फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन आ गया। फिर हमारे पास ये रॉयल्टी इनकम थी, इसे किस साइड में ले जाएंगे? अदर सोर्सेस में। पॉइंट नंबर सी, हेड नंबर सी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें हमारे पास रॉयल्टी इनकम आ जाएगी और वो थी 5,04,000। सर हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गए। इन सब का टोटल टोटल इनकम नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास एक शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है और ये एग्जेम्प्ट है ना।
अब वर्किंग आप लोगों की प्रॉपरली रेफर्ड हो। एग्जाम इनकम में मैं दिखा रहा हूँ शेयर ऑफ एओपी, और इसे मैंने कहाँ कैलकुलेट किया है? वर्किंग टू में 8434 500 सर 3 हेड्स की इनकम कैलकुलेट कर ली, एग्जाम इनकम कैलकुलेट कर ली, तो ये टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम से एग्जाम इनकम माइनस करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। सर करें टोटल इनकम 2040 000 1,60,000 5,04,000 और 8434 500। डबल 1,138,500 जी। सर जो शेयर का जो है तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं लगाएंगे? सर जबरदस्त, ये जो हमारे पास शेयर्स वाली इनकम आई है, ये शेयर्स लिस्टेड शेयर्स थे यूएसए में, तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है। सर ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम सिक्योरिटीज पर अप्लाई होता है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नंबर 1 शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल, मुदारबा सर्टिफिकेट, डेट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट और यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये 7 चीजें आती हैं। इन 7 चीजों में सबसे पहला है शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब है कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पर जाए। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में जाते हैं तो 4 बातें हैं। एक ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स में साल में किसी एक वक्त ट्रेड हुआ और वो साल के आखिरी दिन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो यहाँ पे जो लिस्टेड तो है लेकिन वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बल्कि यूएस में, वो बात भी रेलेवेंट नहीं है। और चौथा था कि यूनिट ट्रस्ट यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी की चारों में से कोई एक बात भी पूरी नहीं हो रही। क्योंकि पब्लिक कंपनी की 4 में से कोई एक बात पूरी नहीं हो रही, तो अब ये पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी नहीं है तो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो इसका मतलब है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन से बाहर है। तो सर टोटल इनकम से हम माइनस कर देंगे exempt इनकम, दैट इज 8434,500। तो ये हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। क्या बताऊं कहां से है? वर्किंग टू में हमने एओपी की टैक्सेबल इनकम ली, टैक्स लायबिलिटी माइनस नहीं किया एज पर दी आईकेप ट्रीटमेंट। फिर डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट से जो सैलरी और इंटरेस्ट के नाम पे माइनस हो चुका था उसे ऑलरेडी हटाया, नेट डिविजिबल आ गया। नेट डिविजिबल पे पार्टनरशिप रेशियो अप्लाई किया, जो सुल्ताना सैलरी और इंटरेस्ट के नाम पे ऑलरेडी घर ले जा चुकी है वो ऐड किया, यानी कि सुल्ताना का इस एओपी से टोटल हिस्सा इतना बना। ये शेयर ऑफ एओपी में आ गया। वो दूसरे पार्टनर का है ना, रशीद का क्या नाम था उसका? हैंड आउट नहीं है, हैंड आउट पड़े में कहीं पीछे एक दीजिएगा। सर टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 2704,000 हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। टैक्स लायबिलिटी है और टैक्स लायबिलिटी में भी कुछ पंचायत है। सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अब यहां पे अप्लाई होगी एवरेजिंग। एवरेजिंग कैसे करेंगे? सर इसकी टैक्सेबल इनकम है 2704,000, इसके ऊपर डायरेक्ट स्लैब रेट नहीं लगेगा, एक एवरेज रेट लगेगा। वो एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट होगा कि हम इसे डिवाइड करेंगे एवरेज रेट कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल टैक्सेबल इनकम प्लस एग्जाम शेयर ऑफ ईओपी प्लस एग्जाम शेयर ऑफ ईओपी, दैट इज 8434,500। देखो एक बात सुनो, छोटी छोटी चीजें जो कि हम ब्लंडर कर जाते हैं, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे टैक्सेबल इनकम अलग लिखा
और एग्जाम शेयर ऑफ यूपी को अलग लिखा। मैं चाहता तो डायरेक्टली 11,138,500 लिख देता। मैंने ऐसा इंटेंशनली इसलिए किया है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है तुम्हारे पास एक ऐसा सवाल है जिसमें टोटल इनकम में एग्जाम शेयर ऑफ यूपी के अलावा भी कोई एग्जाम इनकम हो, तो फिर अगर तुमने डिनोमिनेटर में टोटल इनकम लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमें टैक्सेबल इनकम प्लस एग्जाम शेयर ऑफ यूपी रखना है, बाकी एग्जाम इनकम को शामिल नहीं करना। अगर सवाल में कोई डिडक्टेबल अलाउंस है तो वो भी शामिल नहीं होगा। अब जरा इसे कैलकुलेटर में प्लॉट करो, 2704,000 प्लस 8434,500, तो ये बनेगा 11,138,500। इस पे लगाएंगे स्लैब रेट, कौन सा वाला, सैलरीड या नॉन सैलरीड? सर सैलरी तो है ही नहीं, तो नॉन सैलरीड। अगर इस स्लैब में देखूं तो कौन सा स्लैब रेलिवेंट है, लास्ट वाला ही। कितना है, 7,65,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 7,65,000 प्लस सर कैलकुलेटर में सही से कैलकुलेट करना है। देखो जब सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बात जानते हैं ना बॉडमास के रूल में। तो पहले 1138,500 माइनस 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 35% प्लस 7,65,000, ये न्यूमिनेटर सॉल्व कर लिया, डिवाइडेड बाय। अब अगर तुम कैलकुलेटर में कर रहे हो तो फिर इसे ब्रैकेट में प्लस करना। ऐसा ना हो कि डिवाइडेड बाय 2704 प्लस 84 कर दो तो वो कैलकुलेटर में एरर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है एवरेज रेट, और फिर जो भी आया उसे इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया। कोई बात नहीं, कितना आ रहा है 792,246। सर यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी तो है। फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन कमाया था ना, इससे आप लेस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन। 2 मार्क्स तो एक 2 मार्क्स होंगे इसके। सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे, लोअर ऑफ टू थिंग्स, फॉरेन इनकम टैक्स पेड। फॉरेन इनकम टैक्स पेड कितना था सर, फॉरेन इनकम टैक्स पेड था 82,000। इससे कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी टैक्स ऑन एफएसआई कैपिटल गेन। जी क्या सवाल है आपका। सर ये जो हमने पहले डिवाइड किया फिर पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये पहले तुमने यूपी का टैक्सेशन कवर किया है। यूपी की टैक्सेशन में सबसे मेजर कॉन्सेप्ट ही है कि एक एओपी के पार्टनर को एओपी में से जो हिस्सा दिया जाता है वो पार्टनर के हाथों में एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन जब पार्टनर की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के ऊपर लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है तो वो स्लैब रेट से कैलकुलेट नहीं की जाती, वो कैलकुलेट की जाती है एक एवरेज रेट से। और वो एवरेज रेट क्या होता है कि ये अजम्पशन ली जाती है कि अगर पार्टनर को मिलने वाली एग्जाम शेयर एग्जाम ना होती तो क्या टैक्स रेट होता। तब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में एक्चुअल टैक्सेबल इनकम रखी, एग्जाम शेयर ऑफ यूपी रखा, इसके ऊपर लगाया स्लैब रेट, इसके ऊपर स्लैब रेट लगा के मैंने ये कैलकुलेट किया। अब इस लाइबिलिटी को इस एग्जाम इनकम और टैक्सेबल इनकम से डिवाइड किया तो एक एवरेज रेट आ गया जो कि हायर रेट आता है। अब इस रेट को हमने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से अप्लाई कर दिया। इसका लेक्चर लाजमी देख लेना, लाजमी, इतना शॉर्ट में वर्बली समझ नहीं आएगा, लेक्चर देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा क्या बात हो रही है। सर पाकिस्तान टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय नेट फॉरेन सोर्स इनकम। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे आएगा, 792,246 divided by taxable income, that is 2704,000 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन की इनकम कितनी थी, 1,60,000। तो ये देखो कितना आ रहा है, 46,878।
सर इन दोनों का लोअर देखा हमने, तो इन दोनों का लोअर आ गया 46878। ये हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सुल्ताना आ गई। 792,246 माइनस 46878। 792,2 744 7445745 सर ये अभी अभी हमारे सवाल का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ है। अभी सवाल का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ है, 17 मार्क्स। अभी एक और पार्ट है। अब देखो एक और पार्ट सेपरेट पेज से स्टार्ट कीजिएगा। भले उस पार्ट के अंदर एक ट्रू या फॉल्स भी लिखना हो ना, एक लाइन भी लिखनी हो, तो भी आप नए पेज से नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये गलत है? सर ये देखें, अब सवाल के सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन देखें। आइडियल प्रेजेंटेशन है ये कि पहले सवाल की रिक्वायरमेंट में इन्होंने हमसे एओपी की टैक्सेशन मांगी, हमने एओपी की टैक्सेशन प्रोवाइड कर दी। फिर उसने सुल्ताना की टैक्सेशन मांगी, हमने सुल्ताना की टैक्सेशन प्रोवाइड कर दी। और जहां जहां किसी नंबर को रेफर किया हुआ था उसकी वर्किंग रेफर्ड के साथ और रेलिवेंट जगह पे भी हमने उसको रेफर किया। अब नया पार्ट नया पेज, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। सर क्या कह रहा है इस पार्ट में? सबका ध्यान यहाँ पे हो। What other option is available to Sultana for the taxation of her royalty income? Revised computation is not required. कह रहा है रॉयल्टी इनकम की टैक्सेशन के लिए सुल्ताना के पास और क्या ऑप्शन है? क्या था रॉयल्टी वाला पार्ट पॉइंट? Sultana is a renowned author and has written numerous books on the environmental pollution. She completed her latest work titled The Ocean of Plastic over a period of 2.5 years. In December 23, she received a lump sum payment of 5,04,000 as a royalty for her latest work. सर हमने याद नहीं भी किया ना, हम अपनी अंग्रेजी में लिख देंगे। मुझे याद नहीं है वो वर्डिंग, मैं क्या लिखूंगा? Since royalty is received against the literature or artistic work whose duration exceeds 24 months या 2 years. Therefore, Sultana may treat such amount of royalty as having been received as follow. कह रहा है क्या लिखा मैंने? चूंकि रॉयल्टी एक लिटरेचर और आर्टिस्टिक वर्क के अगेंस्ट मिली है जिसका वर्क ड्यूरेशन, जिसका दौरानिया 24 महीने से ज्यादा है, इसीलिए सुल्ताना ये ट्वीट कर सकती है कि उसे रॉयल्टी का जो अमाउंट मिला है ना वो ऐसे मिला है। कैसे मिला है? 1/3 of the amount in current year, that is 2024, 1/3 of the amount in previous year, that is 2025, नहीं 23, and 1/3 of the amount in the year preceding the previous year, पिछले साल से पहले, that is 2022. क्या ये समझ आ रहा है? मैं लिख लेंगे इतना? जैसे आपने जगह छोड़ी है, कौन सी जगह? ये ना, यस बिल्कुल कर सकते हैं।
भाई यही लिखना चाह रहा हूँ ना मैं यहाँ पे 1/3 ऑफ द अमाउंट। तो एग्जामिनर को समझ आ गई, मैंने ये साइन होता तो है कि ऊपर से देख लो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, इसने रॉयल्टी का अमाउंट दे दिया ना 5,04,000। तो रॉयल्टी के अमाउंट को ही तो डिवाइड बाय 3 करके एक हिस्सा इस साल, एक हिस्सा पिछले साल, एक हिस्सा पिछले साल। सर कॉपी करें जल्दी से इसका सोल्यूशन, तो फिर हम अगले सवाल पे आते हैं।